अब सारे सवाल घूमकर तुहिन सिन्हा आप पर आते हैं और मैं आज नीतीश कुमार का वो बयान कोट करना चाहूंगी आपके लिए कि भाई 2017 में हम चले गए थे, हमें तो बताया गया कि भाई लालू और तेजस्वी ने भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचारी हैं, और 5 साल कुछ किया नहीं, हम साथ आ गए, फिर रेड शुरू कर दी। ये वो नीतीश कुमार कह रहे हैं जो अभी आपके साथ हैं, आपके समर्थन से मुख्यमंत्री हैं बिहार के। देखिए गरिमा जी, सबसे पहले मैं जेएमएम के प्रवक्ता को सुन रहा था, उनको एक बात स्पष्ट कर दूं मैं कि जिस व्यक्ति को, जिस मुख्यमंत्री को Z+ सिक्योरिटी मिला हो और 24 घंटे से उसका कोई अता पता ना हो, अर्थात वो तड़ीपार हो, तो ये मामला जो है नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन जाता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट और कोई भी Z सिक्योरिटी जिसको प्राप्त है वो इस तरह से गुमनाम हो सकता है 24 घंटे के लिए। देखिए नीतीश कुमार जी ने कब ये बात कही थी मुझे नहीं पता। मैं ये कह सकता हूं कि जो आपका नजरिया है उससे हमारा, मैं बता देती हूं, जेडीयू के प्रवक्ता शायद ये बेहतर आपको बता पाएंगे। 2000 में ऑन रिकॉर्ड है, तो ऑन रिकॉर्ड है, आप भी गूगल करके अभी तो ऐसे बहुत सारी बातें नीतीश जी ने कही हैं। और जब हम कल जब ये उनके नीतीश साथ कुमार का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि जब हम चले गए नीतीश जी जब तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, इधर आ गए तो छापे पड़ने शुरू हो गए। नीतीश जी के बयानों पर अगर जाएं तो फिर बहुत सारे बयान निकलेंगे, लेकिन कल का जो अरेंजमेंट था वो एक प्रैक्टिकल पॉलिटिकल अरेंजमेंट था। आप जब पूछ रही हैं तो कल एक प्रैक्टिकल पॉलिटिकल अरेंजमेंट था। कुछ समय पहले भी उन्होंने बयान दिया था जिसमें कुछ आपत्तिजनक बातें कही थी महिलाओं के विषय पे, तो वो सब बातों से ये जरूरी नहीं है कि हर बात से हम यकीन करें। कल का जो अरेंजमेंट था वो देश हित में, अगर हमें लगता है कि उनके आने से एक सर्वाधिक मेजॉरिटी की ओर बढ़ने में हम और ज्यादा कामयाब होंगे। और ये सर्वाधिक मेजॉरिटी इसलिए जरूरी है कि देखिए कांग्रेस जो है जीतने की आदत छोड़ चुकी है, कांग्रेस को मजा आता है। ये सवाल बिहार की पॉलिटिक्स का सवाल नहीं है, तो है मैं तो जो सवाल पूछ रही हूं कि भाई क्या इस देश में ईडी और सीबीआई, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की आप बात करते थे, जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, 14 साल पुराना मामला है, अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचा? देखिए ये जो हेमंत सोरेन का केस, शिबू सोरेन का केस था, उसमें भी 14 साल लगे थे शिवनाथ झा की हत्या में उनको ये गिल्टी पाए जाने में। लैंड फॉर जॉब्स, एक सेकेंड, बीच में इतना कैसे क्यों टोकती है? जो चारा घोटाला था उसमें भी 14 साल लगे थे लालू यादव जी को कन्विक्शन में। तो क्या तो ये कौन सी नई बात है, कौन सी बड़ी बात है कि 14-15 साल इस देश में केस को चलना कोई ऐसी विचित्र बात आपको लग रही है? आप खुद जितने भी रिकॉर्ड देखिए, सारे केसेस 14-15 साल चलते हैं। आपका नजरिया, आप कह रही हैं तो कि आप अपना कंपैरिजन एनडीए सरकार का, मैं आपके बगल में बैठा हूं, आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रही है, ना इंसाफी मत करिए, मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि सारी सरकार, सवाल सुन लीजिए, आपका नजरिया ये है, पहले आप मेरा जवाब सुनिए। आपका नजरिया, आपकी सोच ये है कि ईडी की जो टाइमिंग है वो संदिग्ध है। मैं कह रहा हूं कि ईडी की टाइमिंग से हम बहुत निराश है। जेएमएम के खिलाफ जो केसेस हैं उनमें उनके खिलाफ उनको 9 मौके नहीं मिलने चाहिए थे, उनको 1 साल पहले अंदर किया जाना चाहिए था। माइनिंग स्कैम सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट स्कैम है, जो रांची के अंदर 4.35 एकड़ का जो उन्होंने लैंड स्कैम किया, जिसमें आर्मी की भी कुछ जमीन जो है गलत तरीके से लोगों को बांटी गई है, वो एक बहुत ही शर्मनाक स्कैम है। तो ये सब स्कैम के बावजूद, हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ भी कहते थे कि वाटर सप्लाई स्कैम हुआ, देखिए और मेन एक्यूज हैं उसमें हिमंता बिस्वा शर्मा। ये जो फाइनेंशियल जो क्राइम्स होते हैं या जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं, उसमें प्रारंभिक जानकारी वाले केसेस को आप एक तरफ कीजिए और जिनमें चार्जशीट हो चुका है उनको पहले अलग कीजिए। केवल 25 ऐसे केसेस हुए हैं। फिर मैं पहले चार्जशीट की बात कर लेती हूं। अजीत पवार के खिलाफ जो कंपनी है उनमें चार्जशीट में कंपनीज का नाम है अजीत पवार की, और अजीत पवार का नाम नहीं है। देखिए केवल 25 ऐसे केसेस हैं अभी तक ईडी के जो अंजाम तक गए हैं, और जिनमें 25 में से 24 में जो है दोषियों को सजा मिली है। तो ईडी का कन्विक्शन रेट 94% है। अगर अजीत पवार जी, अगर अजीत, तो 5,500 केसेस में अगर अजीत पवार जी का भी केस है तो फिर अब अजीत पवार जी को आप स्पेशली क्यों मेंशन कर रही हैं? वो तो 5,500 केसेस में हुए। 5,500 केसेस में मात्र 25 केसेस में ट्रायल पूरा हुआ, इसे आप 99% कन्विक्शन कह रहे हैं?
जितने हुए उसमें दोषी जो है 24 आउट ऑफ 25 केसेस में जो आरोपी थे उनको दोषी पाया गया ईडी के कार्यवाही और ईडी के सबूतों के आधार पर। और जो लटके हुए हैं लटके तो फिर उसमें अजीत पवार भी एक केस है। 5,500 केस में अगर अजीत पवार का केस एक है तो आप उसको क्यों स्पेशल मान रही है? इसलिए स्पेशल मान रही हूं कि एसीबी बंद कर देती है उनके खिलाफ नो केसेस। आपकी लॉजिक फिर आप दोनों तरफ के मतलब लॉजिकली आप दोनों तरफ से वार कर रहे हैं। देखिए अगर 5,500 केसेस में एक केस अजीत पवार का हुआ तो वैसे ही आपको भूल जाना चाहिए। सर एक सेकंड, इसीलिए नहीं भूलना चाहिए क्योंकि उप मुख्यमंत्री है वो महाराष्ट्र के, वित्त मंत्रालय पर भी उन्हीं का कब्जा है। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जिनके जिम्मे वित्त मंत्रालय का भी जिम्मा हो, अगर उनको आप करप्ट कहते थे तो महाराष्ट्र तो फिर करप्ट लोगों के हाथ में गया ना। नहीं, देखिए मोदी जी ने जो डेवलपमेंट का मॉडल बनाया है इस देश में, भले हम किसी के साथ भी जुड़े, विकास और एक भ्रष्टाचार मुक्त ही सरकार देश में भी होगी और राज्य सरकारों में भी होगी। तो जो भी हमारे साथ जुड़ता है, देखिए राजनीति में हम इस बार एक अप्रत्याशित जीत की ओर बढ़ रहे हैं और ये जीत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो चेंजेस, जो परिवर्तन देश में न्यायिक और बहुत सारे जो हैं लेजिस्लेटिव चेंजेस नहीं थे वो सारे होने वाले हैं पॉजिटिव चेंजेस। तो उसमें अगर हमें कुछ पार्टियों के साथ जुड़ना पड़ता है, आप ये आश्वस्त रहिए इस बात को लेकर कि वो सारी पार्टियां जो हैं उसी डेवलपमेंट मॉडल पर और भ्रष्टाचार मुक्त मॉडल पर चलेंगी जिस पर केंद्र सरकार 2014 से चल रही है। जिम्मेदारी से सवाल पूछ रही हूँ, है ना, और क्योंकि मैं भी जिम्मेदारी से ही उत्तर देता हूं। आपसे लेके जीरो टॉलरेंस वाली पार्टी है आप, पार्टी विद द डिफरेंस का नारा देकर आप सत्ता में आए, तो उनके जो आपके साथ सरकार में आ गए उनके पुराने भ्रष्टाचार क्या कहीं डब्बे में बंद हो जाते हैं? देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मुकुल राय हमारे साथ आए थे, ठीक है, उनके खिलाफ जांच हुई, कुछ नहीं निकला, वो वापस टीएमसी में चले गए। तो क्या हमने दोबारा जांच शुरू किया? क्या शुभेंदु अधिकारी तो स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए पैसा लेते हुए, कौन है वो? तो आपको पता होगा कि हर राज्य के पास ये अधिकार है कि एंटी करप्शन ब्यूरो के तहत वो अपने अपने राज्यों में जांच कराए। क्यों नहीं ममता बनर्जी जांच नहीं करा रही है? कर्नाटक में ये लोग हम पर आरोप लगाते थे 40% सरकार, अब क्यों कोई भी केस नहीं दर्ज किया गया? अच्छा, वहां पर आप राज्य सरकार पर जिम्मेदारी डाल देंगे? ये जो पीएमएलए एक्ट लगाते हैं, अगर आपको लगता है राज्य सरकार कि राज्य सरकारें एक केस में भी आगे नहीं बढ़ सकती हैं, अगर इनको लगता है कि हमारी भूतपूर्व सरकार जो है कर्नाटक में करप्ट थी, ये एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा जो है केसेस चलाएं, इनको किसने रोक रखा है? सर एक सेकंड, स्टिंग ऑपरेशन में शुभेंदु अधिकारी पैसे लेते हुए पकड़े गए, कौन सी स्टिंग ऑपरेशन? तो ममता बनर्जी क्या कर रही है? ममता बनर्जी केस खोले, ईडी क्यों नहीं जाती वहां? नहीं, ईडी अपने दायरे होते हैं, ईडी हर केस में इन्वॉल्व नहीं होती है। वो आपको ईडी का भी एक जो है ना चार्टर देखना पड़ेगा, ईडी कौन कौन केसेस में इन्वॉल्व होती है। यहां ममता बनर्जी को इन्वॉल्व होना चाहिए और मैं चुनौती दे रहा हूं टीएमसी को कि वो केस खोले। ममता बनर्जी क्यों घबराई हुई है? तो शुभेंदु अधिकारी पर बात नहीं करेंगे, अजीत पवार पर बात नहीं करेंगे, हिमंता पर बात नहीं करेंगे, नारायण राणे पर बात नहीं करेंगे। कहां से आप नाम ला रही हैं? प्रारंभिक जांच जो है बहुत लोगों पर हुए हैं, कोई चार्जशीट नहीं है, कोई केस कहीं नहीं गया, क्योंकि इधर और वो वही 5,500 केसेस में है जिनमें कि मतलब हजारों गुमनाम लोग हैं। हिमंता बिस्वा 2015 तक उनके खिलाफ सीबीआई जांच कर रही थी, 15 में चुनाव से पहले वो इधर आ गए, बीजेपी में आ गए, स्वास्थ्य मंत्री बना दिया आपने उन्हें। देखिए अजीत पवार की बात कर रहे हैं आप, एंटी करप्शन ब्यूरो 3 दिन की शपथ हुई, उप मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली देवेंद्र फडणवीस के साथ 23 नवंबर को, 25 नवंबर को एसीबी 9 केसेस उनके खिलाफ बंद कर देती है। ट्वीट है सर। देखिए ईडी का काम है कि वो जांच करे, लेकिन यदि प्रारंभिक जांच में अगर उनके जो संदेह हैं वो कायम नहीं हो पा रहे हैं, अगर वो सबूत नहीं इकट्ठे हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये केसेस जो हैं हमेशा खुले नहीं रह सकते, उनको क्लोज करना पड़ता है। तो ये क्लोज हो चुके हैं। अजीत पवार के खिलाफ सारे केसेस क्लोज हो चुके हैं। आप ये बताएंगे श्रीवास्तव जी आपको? और ये जो ईडी ने 2022 में दोबारा खोला था मामला विदर्भ सिंचाई घोटाला, इस पर क्या हुआ? एक सेकंड, ब्रिजमोहन जी में आ रहे तो इनसे ब्रिजमोहन जी आपको इसका उत्तर देंगे, लेकिन मेरी जो जानकारी है इस वक्त उनके खिलाफ कोई भी केस पेंडिंग नहीं है, सारे केसेस जो हैं उनके खिलाफ क्लोज हो